नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिता लियाकत है। आज बापू को और शास्त्री जी को नमन करने का दिन है। बिहार सरकार ने आज ही के दिन जातिगत जनगणना के आंकड़ों को भी जारी कर दिया है। विपक्ष बहुत बड़ी सियासी मिसाइल इसे मान रहा है। बिहार की सभी पार्टियों ने इस जनगणना का समर्थन किया था। इस जातिगत जनगणना के आज जो डिटेल्स आई है, जो सार्वजनिक की गई है, उसके मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ के करीब है। अति पिछड़ा वर्ग और ओबीसी 27.13%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी 36.01%, अनुसूचित जाति और एससी 19.65%। आप देखिए, और अनुसूचित जनजाति 1.67% है। अनारक्षित या जनरल जो कैटेगरी है उसमें 15.52% का आंकड़ा सामने आया है। बिहार सरकार ने 2 जून 2022 को जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया था। इसमें पहले दौर में मकानों की लिस्टिंग की गई, फिर इसी साल 15 अप्रैल से प्रदेश के सभी व्यक्तियों की जनगणना की गई। बिहार की जातिगत जनगणना की इसी कवायद को देश में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति का दूसरा दौर माना जा रहा है। 1990 के दशक में जब बीजेपी राम मंदिर आंदोलन के जरिए पूरे देश में लोकप्रियता हासिल कर रही थी, तब इसकी काट के लिए समाजवादी पार्टियां मंडल की राजनीति लेकर आई थी। मतलब हिंदू वोटों की एकजुटता का मुकाबला जातियों की राजनीति से करने की कोशिश की गई। लेकिन मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद यह सवाल उठे कि इसका फायदा ओबीसी में भी जो बड़ी जातियां हैं उनको ही मिला है, और जो ओबीसी में पिछड़ी जातियां हैं उन्हें हक नहीं मिला है। इसीलिए सबको समान रूप से फायदा मिले, इसका उपाय करने के लिए 2017 में रोहिणी कमीशन बनाया गया। इसने ओबीसी कोटे में सब कोटा की सिफारिश की। यह रिपोर्ट इसी साल जुलाई में राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में यह पाया गया है कि सभी सरकारी नौकरियों और कॉलेजेस की सीटों में 97% ओबीसी की केवल 25% जातियों के पास है। आप समझ गए जो मैं कह रही हूं? यानी जो कुल ओबीसी है, ओबीसी में अलग अलग सबकास्ट भी आती है। सरकारी नौकरियों और कॉलेज की जो अलग अलग सीट्स हैं उसमें से 97% ओबीसी की केवल 25% जातियों के पास है, जबकि करीब 983 ओबीसी जातियों को इसमें कोई हिस्सेदारी मिली ही नहीं। बहरहाल आज प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से सियासी लड़ाई के लिए कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष गठबंधन जो है वो देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहा है। बिहार के अलावा बाकी सारे राज्यों में राहुल गांधी कई मर्तबा पूरे देश में कास्ट सेंसस कराने की मांग कर चुके हैं। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट कार्ड आने के बाद कैसे वार पलटवार शुरू हुआ है, पहले आप उसे देखिए और उसके बाद हमारे कुछ सवाल, जिस पर होगी आज की दहाड़। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है, कास्ट सेंसस, और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं। अगर तय किया कि जाति सर्वे कराएंगे तो करवा दिया। जब आपने जातीय जनगणना किया तो ये तय हुआ था कि उसमें आर्थिक और सामाजिक तौर पर किसका उत्थान हुआ, किसका नहीं हुआ, इसको भी जारी करना। माननीय नेता नीतीश कुमार को कोटि कोटि धन्यवाद है
कि कम से कम माननीय नेता ने हिम्मत जुटाया और इस प्रदेश में जातीय गणना कराई। बिहार पहला राज्य है इस देश में जिसने जातीय गणना करा करके दुनिया को और देश को एक नजीर देने का काम किया। न इनके पास नीयत है, न नीति है, न कोई विजन है। ये चुनावी समय में हड़बड़ी में गड़बड़ी करके लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इनके लिए वरदान के जगह पर ये अभिशाप होगा। अब सीधा सवाल जहन में यह आता है कि क्या बिहार की जातिगत जनगणना से पूरे देश में मंडल कमंडल पार्ट 2 शुरू होने वाला है या हो गया है? सवाल यह भी कि क्या जातिगत जनगणना से विपक्ष पूरे देश में बीजेपी का मुकाबला करने की स्थिति में आ गया है? सवाल यह कि क्या जातिगत जनगणना आरक्षण के नए तरीके से समीक्षा की तरफ इशारा है? और क्या भारत में 2024 का चुनाव विकास के बजाय जातियों की एकजुटता से अब तय होगा? इन्हीं सवालों के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका क्या जवाब होता है वो आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। मुकेश सहनी साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वीआईपी के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ माधव आनंद जी प्रवक्ता हैं, आरएलजेडी के जुड़ चुके हैं। कन्हैया भिल्लारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर चौगांवकर जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, ये वरदान के अभिशाप। निश्चित तौर पे वरदान है और नीतीश कुमार जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस समय में अपनी शक्ति को पूरे देश को और दुनिया को दिखाए हैं। और निश्चित तौर पे पिछड़े समाज का ओबीसी का हकमारी हो रहा था और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये वरदान है। जिस समय में मंडल कमीशन लागू हुआ, देश के एक वर्ग को सामाजिक न्याय को तहत उनको आरक्षण मिला गया। मुझे लगता है कि वही समय फिर से दोहराने का समय आ गया है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी इसके लिए आगे बढ़े हैं और हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस लड़ाई को आने वाले समय में लड़ा जाएगा। आज ये बताइए कि बिहार में 63% ओबीसी है और आप इनको हर चीज़ से वंचित रखना चाहते हैं। आप महिला आरक्षण देना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन ओबीसी का महिला कहां जाएगी, अति पिछड़ा का महिला कहां जाएंगे? तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। और आप बोल रहे हैं कि जाति पाति, ये जाति पाति हमारी पहचान बन चुका है। आज अगर मुझे शादी करना है तो किसी सहनी निषाद मल्ला के घर में ही हम शादी करेंगे। अगर किसी ब्राह्मण को शादी करना है तो जाति देख के ही शादी करते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे जगह पे मुकेश जी किसी ना किसी दिन तो मुकेश जी इसको किसी ना किसी दिन तो तोड़ना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया आई और वो ये कह रहे हैं कि जातियों में बांटने का काम ये सारी पार्टियां और कांग्रेस हमेशा से करती रही हैं, ये विभाजन है। अरे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रहे हैं, दूसरा कोई थोड़े करते। एक बताइए ना, बिहार में गरीब पिछड़ा दलित का बेटा, मल्ला का बेटा हक अधिकार के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा और आप उसको जो अगर थोड़ा सर उठाया, आप सर कुचल के आपने उसके विधायक को खरीद लिया। ये सामाजिक न्याय है क्या? ये सामाजिक न्याय है क्या? आपने उसके विधायक को खरीद लिया। आप हमारा अधिकार नहीं है सर उठा के जीने का, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं। आज आपने देखिए सामान्य वर्ग को आप 10% आरक्षण दे दिए, 8 लाख से कम कमाने वाले को आप आरक्षण दे रहे हैं। आप सही काम किए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप उनकी संख्या कितना है? आप 10% संख्या नहीं है और आप 10% आरक्षण दिए, लेकिन ओबीसी 63% है, उनको 27% आरक्षण क्यों? और फिर 40% आप अलग से रख के उसमें दूसरे लोगों को इंटर कर रहे हो, उसको दूसरे लोगों को मलाई खाने के लिए छोड़ रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा? वहां पे आप 40% को आप फिर आरक्षण में बांट दीजिए, आप 10% उनको दिए, अच्छी बात है। पिछड़ा वर्ग से आते हैं। मैं एक मिनट और रूबिका जी, एक मिनट रूबिका जी, हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपनी पूरी बात रखिएगा। मैंने इसीलिए तो बुलाया मुकेश जी कि आपकी बात सुन सकूं। हाँ। मैं ये कह रही हूँ, आप तो ईबीसी से ताल्लुक रखते हैं। मैं एक आंकड़ा पढ़ी थी जहां पर यह कहा गया है कि सरकारी जो संस्थान है, सरकारी नौकरियां हैं, कॉलेजेस में सीट्स हैं, उसमें जो रिजर्वेशन है या जो सीटें हैं वो ज्यादातर ओबीसी के उन जातियों को मिली है जो थोड़ा सा अग्रणी है। जो बहुत अति पिछड़ा है उनका तो उसमें किसी तरह का कोई योगदान ही नहीं है। तो क्या आज जो ये जातिगत जनगणना हुई है इससे आप लोगों को कोई फायदा हो पाएगा? भाई योजना ये देखकर थोड़ी बनाई जाएगी कि इसको पहुंचेगा कि उसको, योजना तो सब तक पहुंचनी चाहिए ना। जी जी
नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, ये एक तो हमारे बिहार में ओबीसी को 2 हिस्सा में किया गया, ये हमारी एक पहचान बन चुका है कि हम पिछड़ा BC1 और BC2 बिहार में किया गया, ठीक है, तो हम अति पिछड़ा में, लेकिन हमारी पहचान देश लेवल पे ओबीसी का है, तो हम ओबीसी की बात करेंगे। दूसरी बात है कि ये आंख खोलने वाली बात है, अगर हम नहीं आगे बढ़ गए हैं तो हमारे लिए व्यवस्था किया जाए, एक साथ में बड़ी मछली और छोटी मछली को ना रखा जाए। निश्चित तौर पे बड़ी मछली और छोटी मछली रहेंगे तो बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाएंगे। तो इसके लिए देश के सरकार को, प्रधानमंत्री जी को ये देखना पड़ेगा, जैसे बिहार में किया BC1 BC2, वैसे और भी जरूरी है BC1 BC2 BC3 करने का, और ये देश लेवल पे करना चाहिए। ये बात जो है, हमारे जैसे लोगों को जो राजनीति में जुम्मा 8 दिन हुआ तब हमें पता चल गया, तो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी या देश इतने बड़े पैमाने पे चल रहा, इतने बड़े संख्या में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट है, तो उनको भी तो ये चीज समझने की आवश्यकता है। आज जो काम नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, ये भारत सरकार क्यों नहीं कर रहे? भारत सरकार को आपत्ति किस बात का है? अगर इस देश में पशु को गिनती कर लेंगे, पेड़ पौधा को गिनती करेंगे, हम देश में DDP हमारे क्या है, हमारा अर्थव्यवस्था क्या है, हर चीज की जानकारी अगर हम रख सकते हैं, तो हम इस देश में किस जाति का, किस धर्म के कितने लोग हैं, उनकी जानकारी क्यों नहीं रखेंगे? उसके आर्थिक स्थिति क्यों नहीं जानकारी रखेंगे? आज जो बात हो रहा है कि ये बात सही है कि अति पिछड़ा बहुत पीछे है, तो इसको लाएंगे कौन आगे? तो जो प्रधानमंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो कह रही है कि भाई अगर आपको हमें रिजर्वेशन देना है, हमें योजनाओं का लाभ देना है, तो एक ही जाति का ध्यान रखिए, और वो है गरीबी। इकोनॉमिक तौर पर जो बैकवर्ड हो उसको सरकारी योजनाओं का फायदा मिले, उनको रिजर्वेशन मिले, समझ में आता है। लेकिन उनका क्या, जो है तो अति पिछड़ा लेकिन रसूखदार है, जिनके बैंक में बहुत सारा नोटों का बंडल पड़ा हुआ है, तो इसको कैसे दूर किया जाएगा, ये आज का युवा जानना चाह रहा है। ये सवाल उनके मन में आता है। नहीं, इसके लिए देखिए, भारत सरकार को अच्छा पॉलिसी बनाना चाहिए। मैंने कहा ना कि बड़ा मछली छोटा मछली को अलग अलग रखना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मछली हमेशा छोटा मछली को खाएंगे। और रहा कि आर्थिक आधार पे ही आरक्षण अगर लागू करना है, तो देश में 8 लाख कम कमाने वाले को कैसे आप गरीब मान रहे? आप एक तरफ 10,000 रुपया महीना दे रहे हैं मनरेगा में, आप बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया वाला व्यक्ति जो है वो गरीब है, तो 10,000 के हिसाब से 1,20,000 रुपया होता है। तो आप 1,20,000 या 2 लाख रुपये आप कटअप रखिए, यहाँ तक 5 लाख रुपया कमाने वाले को आप इनकम टैक्स लेते हैं, और 8 लाख वाले को आप बता रहे हैं कि गरीब है, तो फिर आप 5 लाख से बढ़ा के 8 लाख तक स्लैब लेके जाइए। कहीं ना कहीं भारत सरकार जो अभी है, उनके मन में खोट है, और वो नहीं चाहता है कि गरीब पिछड़ा ऐसे लोग आगे आए। और ये जो बात कर रहा है कि जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो आर्थिक आधार पर भी हम भी रेडी हैं। आप हमारे बिहार में 10% आरक्षण है, हम जनसंख्या हमको 10% आरक्षण दीजिए, आप हमको 10% आरक्षण दीजिए, वही आरक्षण दीजिए जो EWS को आपने आरक्षण दिया कि 10% आर्थिक आधार पे दीजिए। मुकेश सहनी को आरक्षण नहीं चाहिए। हम भी चाहते हैं कि मेरे समाज में जो पिछड़ा है, जो 8 लाख से कम कमाने वाले लोग हैं, उनको आरक्षण आप दीजिए, लेकिन आप वो नहीं दे रहे हैं। आप एक तरफ आप ज्यादा से ज्यादा फेवर कर रहे हैं, और एक तरफ आप लोगों को उलझा रहे हैं। आज ये बात कौन बोल रहा है? जो नहीं पढ़े लिखे हैं वही युवा बोल रहा है। जो पढ़ा लिखा समझदार होगा वो अपने हक की बात करेगा। आज बात कर रहा है ना कि मेरे रोजगार चाहिए, आप कहाँ रोजगार दे रहे हैं? बात कर रहा है, लेकिन आप उस पे तो नहीं जा रहे। लेकिन आप कुछ विशेष चीज को लेके आप आएंगे तो नहीं होगा। आज ये आरक्षण क्यों मांग रहे? हम कमजोर है इसलिए मांग रहे हैं। अगर हमें हमारे घर परिवार को सबको नौकरी मिल जाए, सब अच्छे जिंदगी जिएंगे, तो कोई आरक्षण नहीं मांगेंगे। मुझे लगता है बहुत लोग इस तर्क से आज इत्तेफाक रखेंगे। आप ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी नहीं चाहता है कि उसे आरक्षण मिले, लेकिन वो लोग जो 8 लाख से कम कमा रहे हैं, जो सच में गरीब के कैटेगरी में है, ठीक है, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि जो सक्षम है वो ये कह दे कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, उनके जनसंख्या के आधार पे देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, को जनसंख्या के आधार पे नहीं सर, वो जनसंख्या वाला मामला, वो डिटेल में हम कभी उस पर और बहस कर लेंगे। लेकिन मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहती हूँ। अब आज तो हम बात कर रहे हैं आर्थिक तौर पर। 10 आदमी हूँ और मेरे एक आदमी को नहीं, रुबिका जी 1 मिनट, मैं 10 आदमी हूँ, और आप मेरे को एक आदमी को आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिएगा, तो ये तो मैं सही नहीं होगा ना। अगर हम 10 आदमी हैं तो 10 आदमी के जनसंख्या के आधार पे हमें उतना हिस्सा चाहिए ना। फिर मुकेश सहनी अपना हिस्सा लेने के लिए नहीं रहेगा। आप जब हमको हमारे तरीके से नहीं दीजिएगा तो फिर तो सबको चाहिए ना। अगर आप फिर ये तो वाली बात हो गई है ना कि जनसंख्या नहीं फिर उतना परसेंटेज आरक्षण दीजिए। नहीं फिर ये तो सब आप पर आ जाएगा ना कि आप लेना चाहेंगे तो लेंगे, नहीं लेना चाहेंगे तो नहीं। ये तो ईमानदारी वाला मामला हो जाएगा कि नहीं मुझे मिल रहा है तो मैं ले लूं, और कोई आता हुआ क्यों ना लेना चाहेगा। जब आर्थिक आधार 1 मिनट
रुबिका जी जब आर्थिक आधार लागू हो जाए तो फिर मुकेश सहनी लेने वाला सवाल ही नहीं होगा। जब हम खुद इनकम टैक्स करोड़ों का भर रहे हैं तो हम भला कैसे ले सकते हैं? और रहा कि हम जब लेंगे नहीं लेंगे तो जो हमारे लोगों को, इसके बदले में मेरे लोगों को मिलना चाहिए ना, हमारे लोगों को मिलना चाहिए। 10% हमको चाहिए, उसमें कटअप जो भी आए उस कटअप में हमारे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा जितना आबादी है देश में या राज्य में उतना हमको आरक्षण चाहिए। उसमें निश्चित तौर पे जो सक्षम है उसको आप चाहिए तो साइड कर दीजिए। नहीं, पर मुकेश जी आप तो दोनों बातें कह रहे हैं, या तो आर्थिक आधार पर होगा या पॉपुलेशन के आधार पर होगा। ये दोनों आधार पर तो नहीं हो सकता है ना। आप कह रहे हैं चिट भी मेरी पट भी मेरी। आर्थिक और पॉपुलेशन नहीं होगा कैसे नहीं होगा? आर्थिक और पॉपुलेशन दोनों आधार मानना पड़ेगा। कैसे? आर्थिक और पॉपुलेशन दोनों आधार मान के जिस वर्ग में जितना पॉपुलेशन है उतना पॉपुलेशन का आर्थिक आधार पे आरक्षण देना होगा। अब मुझे एक और बात बताइए, ये आप लोग तो कह रहे हैं कि सामाजिक इससे कल्याण होगा, इससे लोगों का आर्थिक कल्याण होगा, इससे जो बहुत ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो जो तन मन धन से गरीब रहे हैं, असल में उन्होंने दरिद्रता देखी है, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसका असल में जवाब जो पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं मुकेश सहनी जी, वो ये कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बांटने का मामला है ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स चमके, मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति हो जाए। आपने पहले कह दिया ना पॉलिटिकल पंडित, तो पंडित जी जो है ना वो हमारे फेवर में कभी नहीं हो सकता है। वो हमारा हमेशा चाहेंगे कि हम मुकेश सहनी का खाना खा ले। तो पॉलिटिकल पंडित जी जो बोलेंगे उसके हिसाब से देश नहीं चलेगा। आप बताइए देश में क्रांति आया कि नहीं आया? ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, मंडल भर से कमंडल हुआ, तो देश में क्रांति आया कि नहीं आया? क्रांति आया। आज अगर आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण अगर लागू कर रहे हैं, आप स्वर्ण समाज से पूछिए नीचे में जो गरीब लोग हैं उनको नौकरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्रांति आया कि नहीं आया? आया क्रांति, लेकिन तरीका गलत है। आप वो तरीका को हम तरीका गलत है, बाकी आरक्षण देना हम कोई गलत नहीं मानते। अगर ब्राह्मण भूमिहार को अगर 10% आरक्षण दिया तो हमें कोई एतराज नहीं है। मुस्कुराई तो सही, लेकिन जो पंडित है उनको आपकी ये बात बिल्कुल ना पसंद लगी होगी। आपने सारे पंडितों को एक ही रंग में कैसे? पंडित जी के हिसाब से हम नहीं चलते हैं। नहीं, आप पंडित के हिसाब से मत चलिए, पर आपने भी तो वो रेसिज्म दिखा दिया ना कि अगर पंडित है तो वो आपके खिलाफ ही होगा। आप अगर एक राजनेता होने के नाते ऐसी बातें करेंगे तो कल को पंडित आपको कहेंगे कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। देखिए, ये हमें हमारे जैसे युवा लोगों को ये बात नहीं बोलना चाहिए। मैं इस बात से पहले नहीं मानता था। जब मैं बॉम्बे में रहता था तो मैं निश्चित तौर पे ये चीज़ से मैं काफ़ी दूर रहता था, लेकिन जब मैं बिहार में आया हूँ देख रहा हूँ लोगों को जाति देख के दबाया जा रहा है, लोगों को परेशान जाति देख के किया जा रहा है। और जब मुझे पता चल रहा, मैं महसूस कर रहा हूं, एहसास कर रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं इसके लिए फाइट करूंगा। आज हमारे लोगों के लिए आप रहने के लिए घर नहीं दे रहे हैं, उनके बेहतर व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, हमारे लोग इलाज के अभाव में मर रहा है। हाँ, हमारे लोगों को आप 1,20,000 रुपया मनरेगा में दे रहे हैं, आप कह रहे कि वो गरीब है 1,20,000 रुपया मिलेगा। अरे भाई, तो मनरेगा में आप कीजिए 70,000 रुपया महीना, आप मनरेगा के कीजिए, एक दिन का 2200 रुपया कीजिए, तब हम मानेंगे कि हाँ आप बड़ा दिल दिखा रहे हैं। मनरेगा में कौन काम करता है? आपकी जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिल रहा है, पीएम आवास योजना उनको नहीं मिली है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। नहीं मिल रहा है। एक तो सबसे बड़ी हाँ हो रहा है, आज हमारे लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, तो एक बार कार्ड बनाने के लिए जा रहे हैं। आप सर्वे कर लीजिए बिहार में, आपको जो हमारी आबादी है, अगर 10% आबादी है तो 1% आबादी के पास भी आयुष्मान कार्ड नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे समझदार नहीं है, ऑफिस का धक्का खा खा के रह जा रहा है, उसका कार्ड नहीं बनता है। आप हमको साबित करा दीजिए। ये भी करना सरकार ये तो योजना में भेदभाव नहीं है ना। आप उन तमाम अधिकारियों पर, नीचे लेवल के जो वो लोग काम कर रहे हैं उन पर ये आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सरकार सहनी समाज से या आपके समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। ऐसा भाई एक इस तरीके की योजना बना क्यों रहे? आप अगर गरीबी रेखा में वोटर आईडी में आपका नाम है, ऐसा हॉस्पिटल बना दीजिए। अगर वो वोटर आईडी में नाम है तो ये इंडिया का वासी है, और जब इंडिया का वासी है उसका आर्थिक आधार आप निकाल लीजिए कि कितना का इनकम टैक्स भर रहा है। अगर गरीब है तो उसको डायरेक्ट इलाज कराइए ना। आयुष्मान कार्ड की कहाँ आवश्यकता होना चाहिए? नहीं, आपने गोल पोस्ट चेंज कर लिया। पहले मैंने आपसे जो सवाल पूछा वो बताइए ना मुकेश जी, वहां तक नहीं पहुंचे। आप समझदार आदमी हैं, आप मुझे पहले बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी की योजनाओं में आपके समाज के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण तरीका और भेदभावपूर्ण वाला व्यवहार
अपनाया जा रहा है? नहीं भाई, ये कहना उचित नहीं होगा। देखिए, योजना जो बना है ना वो बहुत जटिल है, और जब जटिल होता है तो नीचे वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। अगर योजना अगर सिंपल बने तो निश्चित तौर पे सब लोगों को लाभ मिलेगा। मैं विभाग में मंत्री रहा और मैंने देखा कि ऑफिसर किस तरीके से योजना को घुमा के ट्विस्ट करके काम करता ताकि उनको कैसे अपना प्रॉफिट हो। उसको जनता से मतलब नहीं होता है। हाँ। हमने बहुत सारा योजना ऐसा था कि बंद पड़े हुए योजना था, जैसे हमारे SC ST के लिए योजना था, पशु को हमको 100% सब्सिडी में देना था, लेकिन वो 8 साल से बंद था। और मैं आपकी बातों को मानने को राजी हूँ, तैयार भी हूँ कि अगर वहां पर आप ये कह रहे हैं कि ऑफिसर्स बदमाशी कर रहे हैं, वो जानबूझकर योजना को तोड़ मरोड़ रहे हैं, और आपने ईमानदारी से कबूल किया कि सरकार की तरफ से भले ही ना है लेकिन यहाँ ये नीचे लेवल पर हो रहा है, तो ये पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है सैनी जी, और मुझे ये जानकारी है कि सन ऑफ मल्लाह को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया है, ये सच है? नहीं आमंत्रण किया गया, निमंत्रण दिया गया, तो इसका दोषी कौन है? भाजपा है। अगर भाजपा अगर हमारे 4 विधायक को अगर छोड़ दिया रहता तो निश्चित तौर पे विधानसभा में हमारे बहुमत होता और हमको बुलाते। अब वहां पे सब दलीय की शब्द लगा हुआ है, जिसके पास दल है, जिसके विधायक है, उन्हीं को बुलाया जा रहा है। हमारे विधायक नहीं है तो हमको भला कैसे बुलाएंगे? तो ये बात समझना पड़ेगा। इसलिए अभी हम आने वाले समय में विधायक और सांसद बनाने के लिए फिर से लगे हुए हैं, और हम विधायक और सांसद बनाएंगे, फिर चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा में, फिर हम बैठ के बात करेंगे। अभी निश्चित तौर पे हमारे विधानसभा में हमारे जो संख्या वो 0 है अभी। अच्छा, तो भला हमको निमंत्रण कैसे मिलेगा? पर मुकेश जी, आप कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतना आपको हक देना पड़ेगा। तो इस सर्वदलीय बैठक में आप इतनी संख्या में लोग हैं, आपको नहीं बुलाना चाहिए था, आपको नहीं लगता है? हाँ, नहीं, मेरे इसके लिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से हमारी बातचीत हो चुका है, और जो जारी हुआ इसके लिए मैं धन्यवाद भी दे चुका हूं, और मेरी इस पे बात भी है। उस बैठक में जब कैबिनेट में पास हुआ उस समय मैं था, जो जातिगत जनगणना का जो जाति आधारित गणना जो हुआ था उस समय में हमारी कैबिनेट में हम मंत्री थे और हमारे 4 विधायक था, और मैंने उस समय में पास किया था, और उसका आज निर्णय आया है, मैं इसके लिए धन्यवाद भी दे रहा हूँ। और रहा आज हमारे पास मेंबर नहीं है, अब जब मेंबर हमारा 0 है तो उस बैठक में हमारे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को ही बैठना है जिसकी बहुमत है विधानसभा या विधान परिषद में। तो वो लोग बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, और जो भी लेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपकी नीतीश बाबू से बात हो चुकी है। मुकेश जी, बस अब मुझे इस बारे में मैं आपका एक रिएक्शन चाहती हूँ, और एक स्ट्रॉन्ग मैं ये सवाल उठ रहा है कि ये आने वाले 5 राज्यों के जो चुनाव हैं और जो लोकसभा चुनाव हैं, ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। निश्चित तौर पे बीजेपी के पास अभी भी समय है, और देश की जरूरत को समझे। अगर देश को जरूरत को समझ लेंगे तो शायद मुश्किल नहीं होगा। अगर जो रवैया में अभी आज बीजेपी है, अगर ऐसी रवैया में रहेंगे तो निश्चित तौर पे मान लीजिए 2024 में मोदी जी नहीं आ रहे हैं, ये आप और हम लोग भी उनके साथ नहीं रहेंगे। ठीक है मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी वो स्टैंड को बदले। हाँ जी हाँ, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हमारे साथ जिन्हें सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाना जाता है, वीआईपी के मुकेश सहनी जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस मसले पर ये कहा है कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, और अगर बीजेपी अपना स्टैंड नहीं इस पर क्लियर करती या बदलती है तो आने वाले दिन उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक और भारी साबित होने वाले हैं। अब मैं इस डिबेट को ओपन कर रही हूँ। सबसे पहले समीर चौगाकर जी, सीधा सवाल आज की तारीख में से लेकर यही है कि आपने देख लिया जो रुख है, ये मंडल वर्सेस कमंडल दिख रहा है 2.0। बिल्कुल, देखिए मैं इसके पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। 23 अगस्त 2021 को नीतीश कुमार, उस समय विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और 10 दलों के नेताओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली आए थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार ने कहा था कि आप जातिगत जनगणना करवाइए। प्रधानमंत्री ने उस बैठक में बहुत स्पष्ट कहा कि 2021 की जो जनगणना होने वाली है उसमें हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। हमने रोहिणी आयोग का गठन किया है, उसकी रिपोर्ट आएगी, और हमारा ये मानना है कि अभी तक जाति की जो संरचना बनी हुई है उसमें बड़ी जातियां जो है, जो सामाजिक रूप से सक्षम है, आर्थिक रूप से मजबूत है, वही सबसे ज़्यादा लाभ ले रही है। वो पिछड़ी और गरीब जातियाँ जो है, जो अभी मुख्य धारा में नहीं आ पाई है, उन्हें न सरकारी नौकरी में उसका लाभ मिल रहा है, न आर्थिक रूप से मजबूत हो पा रही है। पहले में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम उसका स्टडी करेंगे और हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि
सबसे छोटी जाति को भी बराबर हक मिले, कोई जाति इसके अंदर छूटे नहीं। तब नीतीश कुमार ने यह कहा प्रधानमंत्री से कि हम बिहार में जातिगत सर्वे कराने का विचार करें। हाँ। प्रधानमंत्री ने कहा यह आपका राज्य सरकार का फैसला है, राज्य सरकार चाहे तो करवा सकती है, केंद्र सरकार जनगणना नहीं करवाएगी 2021 के अंदर जातिगत आधार पे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि 2011 में कांग्रेस सरकार ने जो आर्थिक और सामाजिक आधार पर सर्वेक्षण करवाया था उसकी रिपोर्ट कांग्रेस सरकार ने सार्वजनिक क्यों नहीं की, आपको यह भी कांग्रेस से पूछना चाहिए। ओके। इस बात का जवाब उस समय कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी नहीं दिया, नीतीश ने भी नहीं दिया, तेजस्वी भी नहीं दिया। नहीं, लेकिन समीर जी ये बात तो आप मानेंगे ना कि ये वो तुरुप का इक्का है जो निकल चुका है विपक्ष के उन पत्तों में से एक महत्वपूर्ण पत्ता। इसकी काट क्या होगी, इसकी तोड़ क्या होगी, ये बात आपने बिहार के चुनावों में पहले भी महसूस की है और आने वाले इन चुनावों में क्या ये आपके लिए मुश्किल की घड़ी साबित नहीं होगी, मतलब बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए चुनौती थी और 2014 में भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत बेहतर समझती थी कि ओबीसी को हमें साथ में जोड़ना है तो उनके लिए काम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की योजना रही है वो पूरा ओबीसी सेंट्रिक रही है और आप उसी का कारण देखिए कि 2019 में 40% ओबीसी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। नहीं, काम के नाम आपको क्या लगता है ये जो जातियां हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि एक ही जाति है, वो है गरीब की जाति, जो जिनको योजनाएं मिल रही हैं, आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के ही पाले में जाएंगे? मोदी की योजना ही ऐसी है, मकान बनवाया तो सबको दिया, किसी भी योजना में ऐसा नहीं कन्हैया बेल्लारी जी, समीर चौगाकर ये कह रहे हैं कि एक ही जाति है और उसी पर वोट पड़ने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए। ऐसा थोड़े है, जाति जो है भारतीय समाज का एक, आप सब जानते हैं, जाति धर्म ये सब कहीं जाने वाला है और है, सब मानते हैं। आपके देख रहा हूं मैं, चल रहा है ऊपर, सर के ऊपर मैं पढ़ रहा था कि विकास से हारे जाति के सहारे। कर्नाटक चुनाव के समय तो ये विकास से हारे या बजरंगबली के सहारे हो गए थे। उस समय तो क्या था, तो ये जो चल रहे हैं सनातनी और क्या क्या, तो ये नीतीश कुमार ने ऐसा बाण छोड़ दिया है। अब क्या समझती हैं इसको, ये खलबली मचा है प्रतिद्वंदी गुट में। अब महाभारत की तैयारी चल रही है, 24 में महाभारत होना है, तो अपने अपने तरीके से अब पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत थी। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं इसकी क्या जरूरत थी हमें। अरे तो पार्लियामेंट विशेष सेशन करने की क्या जरूरत, उसमें भी तैयारी ही के चलते बुलाया गया आरक्षण महिलाओं के लिए। तो इन लोगों ने भी अपना चल दिया और नीतीश कुमार तो बंबई में भी बोल चुके थे कि आप 2 अक्टूबर के बाद देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ करने वाला हूँ, बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो देखिए उन्होंने शुरू कर दिया। अब तो बीजेपी के सामने ये है कि ना स्वीकार करते बन रहा है ना इनकार करते बन रहा है, दोनों स्थिति में है। अब ये कह रहे कि गड़बड़ी हुआ है, तो क्या गड़बड़ी हुआ? सर्वदलीय बैठक में अब जाते हैं लोग कि नहीं जाते हैं, ये भी देखने वाली बात हो गई। लेकिन मेरे समझ से मैं जो समझ रहा हूँ कि नीतीश कुमार अभी तो यहाँ तो आप सुन रही होंगी, पढ़ भी रही होंगी कि नीतीश कुमार गवर्नर बन रहे हैं, नीतीश कुमार अब भागे, नीतीश कुमार तब भागे, तब भाजपा से डील हो गया है, अब क्या है? तो सर आपने कुल मिलाकर अपने शब्दों में समझा दिया है कि पूरा मामला राजनीतिक है, इसका सामाजिक कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, इट इज कंप्लीटली पॉलिटिकल। अब मैं आपसे इस पर जवाब लूं उससे पहले पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जन अधिकार पार्टी के संस्थापक, पूर्व सांसद। पप्पू जी, आप इसे वरदान मानते हैं या आपको लगता है कि ये बहुत खतरनाक कार्ड है जो निकल गया है? देखिए एक बात बताइए रूबिका जी। जी पप्पू जी, देश में आज भी भूमिहीन की संख्या कितनी है? आज भी गरीबी और गरीब की संख्या कितनी है? आज भी अशिक्षित कितनी है? आप जब समय काल के पात्र के अनुसार 10% ऊंची जात के गरीबों के लिए हम वरदान कर सकते हैं, वरदान मानते हैं कि वो जरूरत है, तो समय काल पात्र के अनुसार जो समाज में पासवान है, राम है, पासी है, मुसहर है, जाटप है, गोरी है, निषाद है, मल्लाह है, केवट है, दुनिया है, नुनिया है, शर्मा है, जोला है, चंबंसी है, त्योहार है, शेरशाबादी है, कुलैया है, क्या कहते हैं, सुरजापुरी है, जो लोग अत्यंत पिछड़े गरीब हैं। जब ऊंची जात के गरीबों के लिए आरक्षण की बात होती है तो उस वक्त हम लोग पूरा का पूरा देश हम लोग खड़े होते हैं कि जरूरत है। जब हम बात करते हैं कि मथुरा बाकी, काशी बाकी, ये जगह राम का था, तो हम मुसलमान मेरे साथ खड़े होते हैं, दलित मेरे साथ खड़ा होता है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि
आज जो समाज में बार बार ये बात उठती है, आजाद हिंदुस्तान के पहले भी हुई थी कि निरक्षरता समाप्त होना चाहिए, गरीबी समाप्त होना चाहिए, रोजगार 10 साल के अंदर से 15 साल के अंदर रोजगार मिलना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो रोजगार मिलना चाहिए। आप हमको एक बात बता दीजिए, क्या 10 साल के अंदर गरीबी खत्म हो गई, रोजगार मिल गया? बहुत क्लियर हम हैं इस मामले में। आजाद हिंदुस्तान के बाद जिस वक्त 30 करोड़ की आबादी थी, रूबिका जी, उस वक्त क्या स्थिति था? उस वक्त मेरे पास सरप्लस अनाज था। जब आजाद हिंदुस्तान के बाद 57-58 साल हैं, तब हमारे पास 5 किलो अनाज पर 84 करोड़ लोग जिंदा रहते हैं। 6,000 रुपया पर 92% पर कैपिटा इनकम है। रोजगार है नहीं किसी के पास। भूमिहीन पर हम चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा करते हैं जात पात पर। अरे भैया, जो बात आज आई है 63% पिछड़ा, आप इसको देखिए ना। हाँ। ये जो 63% है, माइनॉरिटीज है। हाँ। आप इसकी स्थिति देखिए, और इसकी अब हमको तय करना पड़ेगा कि गरीबी क्या होती है। हमको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिकल हम कैसे बढ़ावे, हमको समझना पड़ेगा एजुकेशनल कैसे बढ़ावे, सामाजिक आर्थिक राजनीति में हिस्सेदारी कैसे होगी। नहीं तो पप्पू जी, फिर उसमें सवाल ये है कि आपको एजुकेशन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति अगर ठीक करनी है तो उसमें जातिगत जनगणना की क्या जरूरत है? उसमें तो देश का हर एक नागरिक उसका अधिकार उसे होना चाहिए ना। ये जातिगत जनगणना क्यों? रूबिका जी, देश के हर एक नागरिक को जाति जनगणना होने की बात आप कहते हैं, तो हिंदुस्तान में पहले आप ये सोचिए ना कि अभी भी जो बात आई जाति जनगणना की, हाँ? उसमें यह आया कि कई ठो ओबीसी है देश में, सेक्रेटरी में कई लोग हैं। हाँ? देश के ऊंचे पदों पर कितने लोग हैं? देश में दलित, गरीब, अत्यंत पिछड़े के पास कितना पैसा है? हाँ? देश में एजुकेशन किसके पास है? नौकरी किसके पास है? सत्ता किसके पास है? आप इसको देखिए। जो लगातार आजाद हिंदुस्तान के बाद सत्ता में रहे, जो लगातार इकोनॉमी पर जिसका कब्जा रहा, हाँ। एजुकेशन उसका परम सिद्ध अधिकार रहा। पर यादव जी, जाति जनगणना हुई है, यादव जी, हम ये आप उस ओबीसी का हिस्सा है। सुनिए ना, आपकी आबादी लगभग 14.26 है और एक कमीशन की तरफ से ये इशारा किया गया, इनफैक्ट तथ्यों के साथ, कि 97% आप लोगों ने अलग अलग सीटों पर जो आरक्षित है, सरकारी नौकरियां हो गई कि कॉलेज में सीट हो गई, वहां पर आप लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। आप लोगों ने उस पर अपना एकाधिकार बनाया हुआ है और बाकी सारी अति पिछड़ी जातियां जो हैं उनको आज तक कुछ ना मिल पाया। सर, मैं वही बात सुन तो लीजिए मैडम, आप पप्पू यादव को समझिए। आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए, बैकलॉग कौन लेता है? बैकलॉग कभी भरा है? प्रमोशन में आपने क्या किया? आप जो आरक्षण लिए 27% जो हमको आरक्षण मिली, हाँ? उसमें हम 52%, 11% हमने आरक्षण ऊंची जात के गरीब को दिया। जो स्टालिन ने 67% आरक्षण का कॉन्सेप्ट लाया कि किस वर्ग को किसे, जब इतने दिनों के बाद जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तो हमको ये देखना पड़ेगा ना कि आजाद हिंदुस्तान के बाद जब नौकरी मिली, उस नौकरी में चपरासी, उस नौकरी में आशा, ममता, फरमाशा, या हम कहां पर हैं, किस हायर एजुकेशन में हैं, कितना ज्यादा हम हैं? एसटी, एससी की भी आप मुसहर की स्थिति देख लीजिए। आप उस पर मूल्यांकन नहीं कर रहे। दूसरी बात, सर भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि आजाद हिंदुस्तान के बाद आप भूमिहीन इन कितने दिनों हैं? आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। आप तो वो शख्स हैं जो जातियों में बांटने के कभी पक्ष में नहीं रह सकते। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं वही तो कह रही हूँ, बांटने के पक्ष में नहीं है। हाँ, तो फिर हम लोग खुलकर ये बात कहने में क्यों कतराते हैं कि इस देश को जाति में नहीं बांटना है? इस देश को आगे ले जाने के लिए एक उस कैटेगरी को आपको बांटना ही है, तो वो कैटेगरी के एक जो विकसित हुई है, एक जो विकसित नहीं हो पाई है, इन दोनों को जब आप सेम लाइन में ले आएंगे तो देश आगे बढ़ जाएगा। और मुझे पता है इस पर बहुत आलोचना होगी पप्पू जी मेरी, लेकिन ईमानदारी वाला सवाल है, उस पर आप ईमानदारी से जवाब दे दीजिए। रूबिका जी, मैं एक ईमानदारी की बात करूं। हाँ, हिंदुस्तान में 9 करोड़ से 9.5 करोड़, लगभग 9.5 करोड़ के लगभग आदिवासी है। हाँ? और नौकरी 3,000 भी नहीं है। एजुकेशन की आप स्थिति देखिए,
पीएचडी की स्थिति देखिए उस आदिवासी में। मैं थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए रूबिका जी। मैं वो बात कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में एसटी एससी 27% है। हाँ। कितना कैठो सीएम है? अत्यंत पिछड़ा कैठो सीएम है, पिछड़ा कैठो सीएम है। आप इसको उठा करके आप जरा सा हमको आप देख लीजिए। एक दूसरी बात, आप इकोनॉमिकल, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे पास एक तो रूबिका जी मेरी बात सुनिए। अच्छा ठीक है। मैं एक आग्रह आपसे करना चाहूंगा। देश का पीएम कहता है कि 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देता हूं, मेरे ही टैक्स के पैसे से तो वो जिंदगी जीता है। दूसरी तरफ सीएम कहता है कि 9,000 रुपया 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम है इस भारत के मुल्क के 9,000 साढ़े 9 लगभग 92% लोगों का। 6,000 रुपया में 92% लोग जी लेंगे। क्या ये पता नहीं चलना चाहिए कि कौन सी जाति की संख्या क्या है और उसके हालात क्या हैं, उनकी परिस्थितियां क्या हैं? सर आप जो बात कह रहे हैं ना सर, वो बहुत नेक नियत आदमी की सोच लग रही है, लेकिन ये जो जातियां इस वक्त बांटी जा रही है, ये मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि इसलिए बांटी जा रही है क्योंकि आर्थिक और सामाजिक तौर पर इनका उत्थान करना है। ये पॉलिटिकल मुझे ज्यादा लग रहा है। पप्पू जी, मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं। मैं आपसे सर माफी चाह रही हूँ। मैं क्योंकि बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं पप्पू जी, मैं इस पर एक बड़ा डिबेट करूंगी, आपके साथ मिलकर बातचीत हो जाएगी। लेकिन प्रेम जी, अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या जातिगत जनगणना से स्थिति में कोई अंतर होता हुआ दिख रहा है? माधव जी, उसके बाद आपका रुख। देखिए रूबिका जी, जातीय जनगणना तो फैक्ट्स आया है ना सामने। हाँ ठीक है। फैक्ट्स तो किसी बात का विरोध नहीं करता है। अभी आप शुरू में रोहिणी आयोग की भी चर्चा कर रही थी और ये भी बता रही थी कि जो आरक्षण है हाँ। उसमें खास जो ऊपर का लेयर है वो 97% तक कब्जा कर लेता है। हाँ ये सारी चीजें हैं। हाँ लेकिन उसका कहीं भी जातीय जनगणना से विरोध नहीं है। ये जातीय जनगणना फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स आना चाहिए। अंग्रेज के जमाने में जो जनगणना हुई उस आधार पर हम आरक्षण दे रहे हैं, तो क्या ये सही है? उसको अपडेट तो होना चाहिए। तो अपडेट करने से, और बिहार की सियासत में सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया था। बिहार विधानसभा में बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया था। प्रेम जी, इसी बात को मैं आगे ले जा रही हूँ। हमारे साथ माधव जी हैं। माधव जी, आपने सुना प्रेम जी कह रहे हैं फैक्ट सामने आए ना, फैक्ट्स से किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? भाई जो आखिरी जनगणना थी 1931, इनफैक्ट 1941 में, उसके बाद उसे जाहिर नहीं किया गया था। उस आधार पर आरक्षण क्यों, नए तरीके से आरक्षण क्यों नहीं? क्या जवाब होगा इसका? रुबिका जी, देखिए, जातीय जनगणना का जो उद्देश्य बिहार में था, उस उद्देश्य का यही उद्देश्य था कि सरकार के पास साइंटिफिक डेटा हो, और साइंटिफिक डेटा जब सरकार के पास रहेगी तो नीति निर्धारण में जैसे आसानी हो, सहूलियत होगी। लेकिन आपने लगभग राष्ट्र के नाम संबोधन मुकेश सहनी जी से करवा दिया, पप्पू यादव जी से करवा दिया, लेकिन जो आप चाह रही थी सुनना, उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल पाए। मुकेश सहनी ने क्या कहा मुझे अभी तक समझ में नहीं आ पाया कि वो आखिर इस जातिगत जनगणना का सपोर्ट करते हैं। कभी आर्थिक आधार की बात कर रहे थे, बट चलिए खैर उसकी बात छोड़ देते हैं, और कभी पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, और वो दोनों कभी मिक्स हो ही नहीं सकता है सर। या तो आर्थिक होगा या फिर पॉपुलेशन की बात में मैं थोड़ा सा क्लैरिटी, मुझे जो समझ में आया बोलूंगा, अगर आप मौका देंगे। मैं अपनी बात पूरा कर लेता हूं। तो लंबा चौड़ा चला, राष्ट्र के नाम संबोधन उनका रहा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, अब जहां तक बिहार में जातीय जनगणना है, लोगों के मन में एक संशय है, डाउट है, क्योंकि यह जब मामला था सुप्रीम कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट में भी गया, और सरकार ने जल्दबाजी से आंकड़ा भी जुटाने का काम किया। क्योंकि जब ये रिपोर्ट आया तो बहुत सारे लोगों के कॉल भी आ रहे हैं कि आखिर हम लोगों से तो पूछा भी नहीं है कि मेरी जाति क्या है, मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, मेरी सामाजिक स्थिति क्या है। तो हम लोगों ने, आज आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह संशय है कि जल्दबाजी में जुटाया गया आंकड़ा है। साइंटिफिक डेटा सरकार कह रही है, लेकिन साइंटिफिक डेटा वह नहीं है। लोगों के मन में संशय है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि पंचायत स्तर पे जैसे सरकार को एक अवधि निर्धारित करनी चाहिए कि जो व्यक्ति चाहे अपना नाम देख ले उसमें, कि उस सर्वे में उसका नाम है कि नहीं, उसकी जैसे सारे रिपोर्ट उसके पास है कि नहीं। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सरकार जिस तरह इसको ले रही है, मुझे लग रहा है कि सरकार की मंशा पूरी तरह राजनीतिक मंशा है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रही है। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए जातिगत जनगणना का हम लोगों ने समर्थन नहीं किया था। जातिगत जनगणना का समर्थन इसलिए किया था कि सरकार के पास डेटा होना चाहिए, हर सरकार के पास होना चाहिए। माधव जी, जब एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है, तो मैं इसलिए उसका ये फेवर तो सारी पार्टियां कर रही है,
बीजेपी अगर गरीबों को के लिए योजना ला रही है तो वो इसलिए ला रही है ना कि उसको उनका वोट मिलेगा। ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। लेकिन जब मैं जब कहती हूं तो मैं ये सारी पार्टियों के लिए कहती हूं। अगर नीतीश बाबू की जगह यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ले आते जातिगत जनगणना के आंकड़े तो मैं उन पर भी ऐसा ही सवाल उठाती। और आप मुझे गलत साबित कर लीजिए, मैं ये कह रही हूं कि इस देश को जाति में बांटना अगर देश को विकसित करना है तो सही नहीं है। आपको अगर देश को आगे ले जाना है तो उसका एक अलग तरीका निकालना होगा जिसमें रुबिका हो, कि प्रेम जी हो, कि चौगावकर जी हो, कि पप्पू यादव जी हो, कि या फिर सन ऑफ मल्ला हो, ये सब एक पंक्ति में खड़े रहें। पीरियड। रूबिका जी एक लाइन बस मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए सरकार ने आज जाति आधारित गणना की जैसे रिपोर्ट जारी किया। आर्थिक आधार, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, सुन लीजिए, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक। नहीं सर, बात सही है आपकी, मैं तो अग्री कर रही हूँ। आपका ये वाला आइडिया भी मुझे अच्छा लगा कि ये क्या है कि आपको धर्म के आधार पर बांटना है, जाति के आधार पर बांटना है। और मैं अपने आप को मॉडर्न नहीं कह रही हूँ सर, मैं अपने आप को भारतीय कह रही हूं। मतलब क्यों आपको अपनी जात और अपने धर्म में बंटना है जब आपका एक ही टारगेट है कि हिंदुस्तान। एक तरफ हम कह रहे हैं बेल्लारी जी वसुधैव कुटुंबकम, एक तरफ हम कह रहे हैं कि वन अर्थ वन फैमिली, और दूसरी तरफ हम जो है हिंदू मुसलमान, और तुम मल्ला और मैं राजपूत और मैं ब्राह्मण। ये क्या है सर? ये तो घोर मुझे लगता है हिपोक्रेसी है। बेलारी जी, जंग देखिए, वार और प्यार को जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये वही है। आपने कहा कि पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल बिल्कुल उनका भी, दोनों तरफ से केवल पॉलिटिकल एजेंडे लाए जा रहे हैं। आप देखते रहिए भारत में।